नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वानरे। बढ़ते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरों की ओर। नागपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो सरकार को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद ने महानगर पालिका और मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के साथ मिलकर पांचपाली में 78 बेड्स के कोविड केयर सेंटर में अपनी फंडिंग से डॉक्टर की टीम नियुक्त की है। वहीं मेडिकल सर्विस सोसाइटी के डॉक्टर भी अपनी इच्छा से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जहां एक और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों का लुटारू चेहरा सामने आ रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इंसानियत के लिए मरीजों का अपने पैसों से इलाज कर रहे हैं। जमाते इस्लामिया हिंद संगठन और मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने महानगर पालिका के साथ मिलकर पांचपावली कोविड केयर सेंटर में 78 बेड का अस्पताल चला रहे हैं, जहां डॉक्टर और अन्य जरूरत की वस्तुएं जमाते इस्लामी हिंद के फंडिंग से आ रही है। वहीं महानगर पालिका ने यहां 78 बेड्स की सुविधा कर रखी है, जहां जमाते इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी के डॉक्टर अपनी देखरेख में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब तक यहां 136 मरीजों का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं आयुष यूनानी के डॉक्टर भी यहां अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। एनएमसी के कॉर्पोरेशन के साथ में जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने इस 78 बेडेड हॉस्पिटल को DCHC, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, इसको हमने हाथ में लिया है। और इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं एनएमसी ने किए हैं और कुछ अपॉइंटमेंट्स हमने किए हैं, और इस तरह से मिलजुल कर जहाँ पर जो कमियाँ थी उसको डील करके अभी ये 78 बेड का हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं, स्मूथली कर रहे हैं। कोई फीस नहीं है, पेशेंट यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया जाता है, मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो सारी फ्री होती है। हाँ, इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चूँकि ये टेम्प्रेरी सेटअप है तो यहाँ लैब एस्टेब्लिश नहीं है और यहाँ सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, तो सिटी स्कैन के लिए हम जो है एकदम रीज़नेबल जो है, जैसे अभी तुकड़ोजी हॉस्पिटल में 500 रुपये में सिटी स्कैन हो रहा है तो वहाँ भेज देते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए जो होता है वो हम उनसे प्राइवेटली में करवाते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है फ्री है। पेशेंट से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना OPD चार्ज होता है ना IPD चार्ज होता है। कि अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें हर एक इंसान की ज़रूरत है कि दूसरे इंसान की मदद करे। बिल्कुल दौड़ा भागी का दौड़ है। तो इस ऐसे हालात में हम लोगों को लग रहा था कि हमने कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इतने जल्दी कोई हॉस्पिटल खड़े कर पाना स्वयं एक संस्था के आधार पर ये असंभव था। तो हमने इसके लिए एनएमसी को अप्रोच किया, कहा कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर हो तो आप हमको दे दीजिए, हम उसको रन करेंगे और हम उसको डील करेंगे। मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने प्रपोज किया कि हम डॉक्टर्स को वॉलंटरीली भी लेकर आएंगे, और हम डॉक्टर्स जो अपने इतने शेड्यूल में बिजी है वो हम भी वक्त देंगे। तो मेडिकल सर्विस सोसाइटी के हेल्प से जमात इस्लामी ने कहा कि फंडिंग की कोई चिंता की बात नहीं है, जिनको सैलरी देना है डॉक्टर्स को उनको हम भी देंगे। तो इस तरह से एनएमसी ने कुछ अपने डॉक्टर्स और बाकी को जमात जो हैं हाउसकीपिंग, वार्ड बॉयज़, स्टाफ भी, और कुछ आयुष डॉक्टर्स को भी जमात इस्लामी अपने तरफ से सैलरी देकर इसको हमने शुरू किया। कम से कम 80 बेडेड हॉस्पिटल है ये, तो इससे हमको बहुत आसानी हो रही है। आसपास के लोगों को का बहुत अप्रिसिएशन है, और मैं समझता हूँ कि ये पहली समाज सेवी संस्था है जिसने कोविड के पेंडेमिक में इतने बड़े हॉस्पिटल से अपने काम की शुरुआत की है। अभी हमारे पास यहाँ हमारा लगभग 10 दिन हो गए हैं जो हमने इसको स्टार्ट किया है। 10 दिन में कल का जो फिगर था वो था कि 136 पेशेंट हमारे पास से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कुछ 2-4 पेशेंट्स को हमने हायर सेंटर पर रेफ़र किया, जो यहाँ से दूसरी जगह पर बड़े सेंटर पर भेजें। तो लगभग हमने 100 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं। देखिए, कोविड होने के पहले ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, ये बार बार हाथ धोने जो बात बार बार बताई जा रही है, इसके साथ साथ ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी का अच्छा होना, क्योंकि एक वायरल डिसऑर्डर है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको ये जल्दी होता है और बहुत स्पीड से फैलता है। तो इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखना चाहिए। नींद पूरी लीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अच्छा खाइए, फ्रेश फूड्स खाइए, समय पर खाइए, समय पर सोइए। ये बेसिक जो दिनचर्या है, जो हम सालों से अपनी संस्कृति में समझते सुनते आ रहे हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बार कोविड हो जाता है तो सर्दी खांसी ज़ुकाम भी अगर हो रहा है तो RT-PCR टेस्ट ज़रूर करवा लिए। बिना टेस्ट के हम जज नहीं कर सकते कि ये कोविड है या नॉन कोविड है। मैक्सिमम ये होगा कि कोविड टेस्ट नेगेटिव आएगा तो हम बेफिक्र हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो हम डे 1 से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इनिशियली कुछ स्टेज में
हम फेबीफ्लू ऐसी टैबलेट्स लेकर जो है अपने आप को कंट्रोल कवर कर सकते हैं। अच्छे से अगर हम रेस्ट कर ले तो भी अपने आप हमारी इम्यूनिटी डेवलप करके उसको उस एंटीबॉडी डेवलप करके उस बीमारी से लड़ लेती है। और फिर अगर उसके बाद हमारी सांस वाँस चल रही है, कुछ हमको इन्फेक्शन के संकेत लग रहे हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस पर ही HRCT करवाएं। बस पॉजिटिव आ गया तो HRCT करवा लेना, ये तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं तो HRCT करवाएं। HRCT के स्कोर 4-5 में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-5 CT स्कोर जो है वो एकदम माइल्ड केसेस है, आप होम आइसोलेशन में ओरल टैबलेट्स लेकर ठीक हो सकते हैं। आपका स्कोर 8 से ज़्यादा है तो आपको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। और अगर आपका स्कोर 12, 13, 14 है तो आपको अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह से दिए जाएंगे। तो ये जब मॉडरेट और हाई सीवियर केसेस होते हैं, इसमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। माइल्ड मॉडरेट केसेस में उन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ओरल टैबलेट से और ख़ुद की इम्यूनिटी के लिए अच्छी टैबलेट्स खाने से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि बीमारी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं। तो उसमें मेजरली जो है वो एंजाइटी और लोगों को नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, कुछ ख्यालों का घूमते रहना, मानसिक रोगों की सामने आ रही है। बाद में लंग की कैपेसिटी कम हो जाना, उसके बाद में जल्दी थकान आ जाना, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जब कोविड से रिकवर हो जा रहे हैं तो उसके बाद भी आप तुरंत अपने काम पर, मेहनत के काम पर न लौटें। आप 10-15 दिन घर पर अच्छे से आराम करें, अच्छा खाएं और अच्छे से अपनी खोई हुई शक्ति है उसको लेकर आएँ। तो इसके लिए आप आयुर्वेद, यूनानी, इन चीज़ों को भी अप्लाई कर सकते हैं, इन मेडिसिन को भी ले सकते हैं। और रिकवर होने के बाद जल्दी हड़बड़ी ना करें अपने ग्राउंड पर वापस लौटने की। 8-10 दिन आराम से रेस्ट करने के बाद आप लौटें। नागपुर जिले में रेमडेसिविर दवाई की फिलहाल कमतरता दिखाई दे रही है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर इसकी कालाबाजारी हो रही है। तो वहीं कई अस्पताल के डॉक्टर गाइडलाइंस के विरुद्ध जाकर A, B और C प्रकार के कोरोना मरीजों को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं, जबकि रेमडेसिविर दवाई सिर्फ E और F स्टेज के कोरोना मरीज को दी जानी चाहिए। जिस पर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने डॉक्टर और जनता से अपील की है कि जनता ने ज़रूरत न होने पर रेमडेसिविर की मांग न करे और E और F स्टेज के मरीजों को ही रेमडेसिविर दे। नमस्कार, मी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे आणि माझ्यासोबत आज या ठिकाणी IMAच्या अध्यक्षा डॉक्टर कोठारी मॅडम, सचिव डॉक्टर सावरभांदे साहेब, VHAचे जे पदाधिकारी आहेत डॉक्टर मरार साहेब, डॉक्टर कोलवडकर साहेब, डॉक्टर चौधरी साहेब आणि माझे सहकारी योगेशजी कुंभेजकर साहेब, CEO जिल्हा परिषद उपस्थित आहेत। आम्ही सगळेजण आतापर्यंत एक चर्चा झालेली आहे रेमडेसिविरच्या बद्दलची। आणि रेमडेसिविर जे आहे ते आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की त्याची जो पुरवठा आपल्याकडे होतो आहे तो काही अमर्याद असा पुरवठा नाही आहे, त्याला सगळ्या मर्यादा आहे। हा पुरवठा बाहेरनं होतो आहे। याबाबत ICMRने काही गाईडलाईन्स काढलेले आहेत की रेमडेसिविरचा वापर नेमक्या कुठल्या रुग्णासाठी झाला पाहिजे। त्याच्यात क्लास E आणि क्लास F चे जे रुग्ण आहेत त्यांच्याच करता तो झाला पाहिजे आहे। परंतु रेमडेसिविर बाबतचं वर्षभरामध्ये सर्वसामान्य जनतेला सुद्धा बऱ्यापैकी माहिती मिळाल्यामुळे एक कुठेतरी अशी एक भ्रामक कल्पना झाली आहे की ज्याला त्याची आवश्यकता नाही असा रुग्ण सुद्धा रेमडेसिविरचा आग्रह करायला लागलेला आहे। तसंच काही डॉक्टर मंडळी देखील याचा वापर जो आहे तो E आणि F क्लासमधले जे पेशंट आहेत त्याच्याऐवजी ABC मधले सुद्धा जे पेशंट आहेत त्यांना सुद्धा ते करायला लागलेले आहेत। आणि म्हणून रेमडेसिविर आपल्याला इथे जरा नागपूर जिल्ह्यात कमी आहे असं एक चित्र निर्माण झालेलं आहे। अर्थातच त्याच्या पुरवठ्यावर आपलं कुठलं नियंत्रण नाही, परंतु जिल्हा प्रशासनातर्फे जे किमान डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स आहेत त्या ठिकाणी तरी जे सगळे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत त्यांना हा सगळा क्लास E आणि क्लास F चे रुग्ण कोविडचे त्यांना माहिती आहेत, त्यांना ते मिळण्याबाबतचं सगळं एक नियोजन केलं गेलं आहे आणि त्यांच्या फार्मसीजमधनं आपण त्याचं वितरण करतो आहोत। परंतु मला आपल्याला सगळ्यांना तीच विनंती करायची आहे की नागरिकांनी सुद्धा रेमडेसिविरचा आग्रह करू नये। तिथले जे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत ते याबाबतचा निर्णय निश्चितपणे घेतील
आणि माझी तज्ज्ञ डॉक्टरांना सुद्धा विनंती आहे की आपण जे काही गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत त्याला कृपया फॉलो करूया, जेणेकरून ज्याला खरोखर आवश्यकता आहे त्याच रुग्णाला रेमडेसिवीरचं इंजेक्शनचं ॲडमिनिस्ट्रेशन आपल्याला करणं शक्य होईल. या ठिकाणी माझ्यासोबत डॉक्टर कोठारी मॅडम आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा एक अपील या निमित्ताने करावी. धन्यवाद सर. रेमडेसिवीरचा वापर डॉक्टरांनी ज्युडिशियसली करावा असं डॉक्टरांना मी विनंती करते आणि त्यासोबत पेशंट्सना पण विनंती करते की जे डॉक्टर तुमच्यासाठी डिसिजन घेतील त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा. रेमडेसिवीरची मागणी करू नका आणि डॉक्टरांवर विश्वास ठेवा. ते तुमच्या फायद्यासाठीच तुमचं ट्रीटमेंट बरोबर प्रॉपरली करतील. धन्यवाद. मी या ठिकाणी विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे डॉक्टर अनुप मरार साहेब आलेले आहेत, त्यांनाही विनंती करतो कि त्यांनीही याबाबत आपलं मत व्यक्त करावं. ये रेमडेसिविर जो ड्रग है इसका अब्यूज़ करना गलत बात होगी और इस तरीके से उसे ज़बरदस्ती लोगों ने डिमांड करके लेना ये हानिकारक है उनके लिए. इसकी क्लासिफिकेशन किया गया है क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं. तो सिर्फ ग्रुप ई एंड एफ के जो क्लासिफिकेशन वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये दिया जाना चाहिए. ये मैं सब डॉक्टर्स और पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपील करता हूँ कि इसका अब्यूज़ ना करें. मला वाटतं की आज या ठिकाणी आमचे सगळेच सन्मान्य डॉक्टर पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. सगळ्यांनाच नागपूर जिल्ह्यातनं करोना हद्दपार करायचा आहे. ते करत असताना रेमडेसिवीर हे एक अस्त्र आहे आणि ह्या अस्त्राचा वापर योग्यरित्या झाला पाहिजे. अनावश्यक ज्या ठिकाणी करण्याची गरज नाही त्या ठिकाणी या अस्त्राचा वापर होऊ नये या उद्देशानेच आम्ही सगळे लोक कार्यरत आहोत. अपेक्षा आहे की सगळेच रुग्ण ही बाब समजून घेतील आणि ह्याकरता जी धावपळ आणि पळापळ जी होते आहे ती थांबेल. आपल्या डॉक्टरांवर विश्वास ठेवा, परंतु ई आणि एफ क्लासच्याच फक्त लोकांना हे दिलं गेलं पाहिजे. डी वर्गातले जे लोक आहेत आणि ज्याबद्दल तिथे क्लिनिकली डॉक्टर जर काही निर्णय घेत असतील तर त्याच्याबद्दल आम्हाला म्हणायचं नाही, कारण शेवटी वेळेवर त्या ठिकाणी रुग्णाची काय परिस्थिती आहे ते त्याचं सगळ्यात बेस्ट जज ते त्या ठिकाणी आहेत. परंतु हा जो काही प्रकार सद्यस्थितीत चालू आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी तक्रारी आहेत की याचं प्राइसिंग वेगळं केलं जातं किंवा काय, मला वाटतं की ह्या सगळ्यांपासून आपली सुटका व्हावी आणि आम्हाला सुद्धा नेमकं ज्याला त्याची गरज आहे त्याच रुग्णाला ते मिळावं. सगळ्या डॉक्टरांना सुद्धा माझी परत एकदा विनंती आहे की कृपया याबाबत आपण जागरूक राहूया. प्रत्येकाला रेमडेसिवीर देण्याची गरज नाही याची एकदा जाणीव करून घेऊया आणि प्रशासनाला या नियंत्रणामध्ये सहकार्य करूया. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बढ़ते कोरोना संक्रमण में रोजाना जहां हजारों की तादाद में मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं बच्चों में भी भले ही इस तरह के लक्षण ना दिखे मगर संक्रमण उनमें भी बढ़ रहा है. हालांकि बच्चों में कोरोना की वजह से ज़्यादा खतरा दिखाई नहीं देता, मगर बच्चे यदि संक्रमित होते हैं तो सामान्य लक्षण उनमें भी दिखते हैं. इस बारे में मेडिकल के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे से बात की है हमारे संवाददाता प्रकाश अंकुलवार ने. नागपूरमध्ये सध्या कोरोनाचे आकडे भयंकर प्रमाणात वाढत आहे. अशामध्ये मुलांमध्ये कोरोनाचं संक्रमण कितपत वाढलं आहे किंवा त्यांच्यामध्ये काय लक्षण आहे आणि त्यांना या संक्रमणाची लागण होऊ शकते का किंवा त्यांच्यामध्ये काय लक्षणं दिसतात प्राथमिक, हे आपण जाणून घेण्यासाठी आलो आहे. मेडिकलमध्ये आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर अविनाश गावंडे, ज्यांच्याशी आपण थेट बोलणार आहोत या पूर्ण विषयावर. सर नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनलवर. मला सांगा की मुलांमध्ये संक्रमणाचं जे लक्षण आहे कोरोनाचं ते प्राथमिक लक्षण काय आहे हे आधी सांगा तुम्ही. हे आता तुम्ही मागची लाट आणि ही दुसरी लाट, दोन लाटीमधला फरक जर बघितला तर सर्वात मुलांच्या बाबतीत फरक असा आहे की मागच्या लाटेच्या मुलं इन्फेक्ट व्हायचेच नाही. इनफॅक्ट तुम्ही प्रत्येकाच्या घरी पाहिलं तर एखादा माणूस इन्फेक्ट व्हायचा आणि बरोबर प्रिकॉशन जर घेतल्या तर बाकीचे घरचे लोक पण होत नव्हते. पण आता ही जी दुसरी लाट आहे या दुसऱ्या लाटीमध्ये ट्रान्समिशनचा रेट जास्त आहे, आर नॉट फॅक्टर जास्त आहे आणि ते कारण आहे. आणि सोबतच दुसरा एक डिफरन्स असा लक्षात आलेला आहे की लहान मुलंसुद्धा इन्फेक्ट होत आहे आणि लहान मुलं इन्फेक्ट होत आहे आणि मागच्या वेळेसही पण इन्फेक्ट व्हायचे नाही झाले तर त्यांचा सिरियसनेस राहत नव्हता. आताही तसंच आहे, लहान मुलं इन्फेक्ट होत नाही आणि झाले असेल तर त्यांचा सिरियसनेस जास्त नसतो. पण मागच्या पहिल्या लाटीपेक्षा दुसऱ्या लाटीमध्ये लहान मुलांचं इन्फेक्ट होण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आणि याचा जर विचार केला याचं कारण काय, याचं कारण म्हणजे मी आता सांगितलेलं आहे की याचं ट्रान्समिशन रेट जास्त आहे. आणि तुम्ही पाहत असाल तर घरचे जेवढे ॲक्टिव्ह लोक आहे म्हणजे साधारणतः 20 ते 40 वर्षामधले असणारे लोक, हे लोक पॉझिटिव्ह आहेत आणि तेच लोक कारणीभूत आहे आपल्या घरच्या
वर्षाच्या लहान मुलांना आणि म्हाताऱ्या माणसांना इन्फेक्ट करण्यासाठी. म्हणून मी म्हणेल की लहान मुलाला वाचवायचं असेल तर आपले पॅरेंट, घरचे काका काकू हे जे कोणी ॲक्टिव्ह आहे, जे बाहेर जास्त फिरतात, यांनी आपल्या मुलांना वाचवणं आवश्यक आहे. आणि तुम्ही हा जो प्रश्न विचारला लक्षणाच्या बाबतीत, लहान मुलांना खरोखर लक्षणं दिसत नाही. आता या दुसऱ्या लाटेमध्ये बऱ्याचशा मोठ्या माणसांना सुद्धा लक्षणं दिसत नाही. त्याच्यामुळे लहान मुलांना एक तर लक्षणं होत नाही. त्याच्यामुळे घरी जर कोणी पॉझिटिव्ह आढळला असेल तर त्याला लहान मुलांकडे ऑब्झर्वेशन करणं आवश्यक आहे. आणि काही सिम्पटम आल्यास त्याचा तपासणी करू शकतो. तर सिम्पटम जर कुठले येतात तर साधारणतः सर्दी, खोकला, जास्त ताप येणे, थंडी वाजून ताप येणे आणि डायरिया, वॉमिटिंग हे सुद्धा लक्षणे लहान मुलांमध्ये आढळलेले आहे. दुसरी गोष्ट की लहान मुलांमध्ये या आजार होत असेल तर हा सेल्फ लिमिटिंग आजार असेल, जास्त त्रास होत नाही. पण या दुसऱ्या लाटमध्ये काही लहान मुलंसुद्धा जास्त सिरियस झालेले असे आढळलेले आहे. आमच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातसुद्धा लहान मुलं कोविडग्रस्त ॲडमिट आहे आणि त्यांना थोडंसं जास्त लेवलची ट्रीटमेंट करण्याची गरज पडत आहे. मला सांगायचं आहे एक की जे लहान मुलं आहे, समजा एखादी माता आहे आणि तिचं बाळ आहे जे दूध पिते, तर अशा वेळेस जर माता कोविड पॉझिटिव्ह आली आहे तर अशा लहान मुलांचं रक्षण आपण कसं करू शकतो? किंवा त्या मुलाला तर मग त्याच्या आईचं दुधाची आवश्यकता असते, मग त्यापासून कसं वाचवू शकतो आपण त्या मुलाला? नाही, लहान मुलाला जर माता आजारी असेल तर संक्रमण होऊ नये म्हणून लहान मुलांना मातेपासून दूर ठेवणं हाच एक सर्वात मोठा रामबाण उपाय आहे. आणि तेच कुठलाही डॉक्टर तेच सजेस्ट करेल की लहान मुलाला आईपासून दूर ठेवून त्या काळासाठी तुम्ही जर छोटं बाळ असेल तर दूध वरचं देता येईल, मोठं बाळ असेल तर वरचं खाणं आणि सोबतच वरचं दूध वापरता येईल. पण जर अशा कंडिशनमध्ये कधी जर आपण आईपासून दूर ठेवू शकत नसेल तर अशा केसमध्ये काही वेळासाठी आईजवळ देता येईल. पण सगळे प्रिकॉशन घेऊन मास्क, हँड हायजीन आणि सॅनिटायझेशन आणि क्लिनलीनेस हे सगळं पाहून थोड्या वेळासाठी बाळाला आईकडे देता येईल. असं जर असलं की मुलं जे आहे त्यांच्यामध्ये सध्या काही लक्षणच दिसत नाही आहे, तर हे याचं काय कारण असेल की म्हातारे जे लोक आहे किंवा 40-30 वर्षाचे जे वरचे जे मुलं आहेत त्यांच्या लोक आहेत त्यांच्यामध्ये लक्षणं मोठ्या प्रमाणात दिसतात आणि त्यांना भरतीच करावं लागतं. मला अजूनपर्यंत अशी कुठलीच केस नाही आली ज्याच्यामध्ये मुलांना भरती केलं गेलं आहे. नाही, लहान मुलांना भरती करण्याची गरज नसते, कारण त्यांच्यात लक्षण एक तर दिसत नाही असेल तर माइल्ड लक्षण आणि हा आजार एक सेल्फ लिमिटिंग असेल लहान मुलांत. पण आता सध्या तुम्ही बघितलं असेल तर काही पेशंट भरती होण्यापर्यंत आलेले. आमच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये सध्या काही लहान मुलं ॲडमिट आहे जे कोरोनाग्रस्त आहे. शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, रोजाना बड़े पैमाने पर मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में नागपुर मेडिकल कॉलेज में शवगार में क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रकाश शंकुलवार ने। शहर में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हम आए हैं मेडिकल के मर्चुरी विभाग में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हज़ारों जो है रोज़ के जो संक्रमित लोग हैं उनमें से कई मौतें हो रही है। रविवार को भी कई आंकड़े चौंका देने वाले थे। 7,201 जो व्यक्ति है वो कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, उसमें से जो है 26,007 ऐसी जांचें हुई थी कल, जिसमें से 63 लोग जो है कल जिनकी मृत्यु हुई है, जो कोरोना मरीज थे उनकी मौतें हुई है। अभी तक कुल 5,769 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी संगीन है, लोगों को चौंकाने वाले हैं। ऐसे में कोरोना के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं वो अपने परिजनों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको ले जाने के लिए आए हैं, और यहाँ यही नज़ारा दिन भर यहाँ पे रहता है। जो है 60 से 65 जो लोग हैं रोज़ाना मर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की हालत की तरफ सरकार ने जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल जो लोग हैं जो जिनकी मौत हो चुके हैं उनके परिजन ये कि जो है गर्दी हम यहाँ पे देख रहे हैं। लोग अपने परिजनों को लेकर आपने देखा अभी कि जो है कोरोना के पेशेंट जिसकी मौत हो चुके हैं उनके अभी गाड़ी लेकर गई है। यही माहौल जो है दिन भर यहाँ पे रहता है। ऐसे में जो परिजन हैं उनको वो काफ़ी दिक्कत भरी स्थिति का सामना कर रहे हैं और यही माहौल यहाँ पे दिन भर रहता है। कैमरे पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं प्रकाश शंकुलवार, महाराष्ट्र न्यूज़ 24। अवैध शराब विक्रेता के घर रविवार को अजनी पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर देशी विदेशी शराब का जखीरा जब्त किया है। आरोपी शराब विक्रेता सागर मिश्री बमनले सावित्री नगर फुली नगर झोपड़ी निवासी है। सुबह 11 बजे पुलिस ने कार्रवाई की
तलाशी के दौरान घर से देशी शराब की 142 बोतलें और विविध विदेशी कंपनियों के 53 बोतलें पुलिस के हाथ लगी। कुल 55,350 रुपए का माल जब्त किया गया। उल्लेखनीय है कि स्थानीय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के कारण शहर में लॉकडाउन घोषित किया है। लोगों को अकारण घरों से बाहर नहीं निकलने और घर में ही सुरक्षित रहने के लिए कहा गया। धारा 144 के तहत एक जगह 5 लोगों को जमा होने के लिए मना किया है। बावजूद इसके सागर के घर के बाहर शराब खरीदने और पीने वालों की भीड़ लगी हुई थी। इसकी सूचना अजनी थाने के उप निरीक्षक ठाकुर को मिलने पर उन्होंने अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ सागर के घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में शराब खरीदने वालों में अफरा तफरी मच गई। पोलीस स्टेशन अजनी अंतर्गत अशफाकुल्ला मार्ग सावित्रीबाई फुले नगर येथे राहणारा सागर मिश्री बमनेले वय 19 वर्ष याच्याकडे तो अवैध दारू विक्री करत आहे अशी आम्हाला गुप्त माहिती मिळाली होती। त्यानुसार आम्ही तसेच आमच्यासोबत असलेले जे DB पथक आहे आम्ही आणि सोबत महिला कर्मचारी वासनिक भावना वासनिक असे आम्ही सगळे तसेच पंच घटनास्थळी पोहोचलो आणि संपूर्ण त्याच्या घराची घरजडती घेतली असता घराच्या बाजूला त्यांनी किरायाने रूम दिलेले आहे। त्या रूममधून आम्ही पूर्ण एकूण RSची 180 ml ची 36 बॉटल, स्टर्लिंग रिझर्व 180 ml ची 13 बॉटल, तसेच देशी दारू भिंगरी संत्रा 142 बॉटल 750 ml ची असा टोटल 60,000 रुपयाचा मुद्देमाल ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील कारवाई करीत आहोत। यापुढे त्याची आई ते कबाडीचा धंदा करत होती आणि आरोपी 19 वर्षाचा आहे, तर त्याचा तो क्राईम रेकॉर्ड आम्ही ते तपासाच्या पार्ट पुढे बघू आणि त्यानंतर त्याचा प्रीवियस रेकॉर्ड जर भेटला तर त्यानुसार पण पुढील कारवाई करण्यात येईल। कोरोना वायरस बीमारी से बचने में रेमडेसिविर इंजेक्शन फिलहाल कारगर साबित हो रही है, लेकिन फिलहाल इंजेक्शन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। तो वही अब एक वीडियो ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें एक्सपायर रेमडेसिविर इंजेक्शन पर स्टिकर लगाकर उस पर नई एक्सपायरी डेट लिखी जा रही है। वीडियो कहाँ का है इसकी पुष्टि महाराष्ट्र V24 नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और शायद सरकार भी इस पर आंख मूंद कर बैठी दिखाई दे रही है। हे बघा मित्रांनो, कसल्या प्रकारे कोविड पेशंटची लूट होते इथं। हे एक्सपायर डेटवाले इंजेक्शन देत आहेत, रेमटेक हे एक्सपायर डेट आहे आणि याच्यावर हे असल्या प्रकारे नवीन स्टिकर मारून देत आहेत 899 मध्ये। आता हे बघा, हे स्टिकर काढल्यानंतर सुद्धा याच्या खाली तुम्हाला अशी एक्सपायर डेट येईल। आता हे बघा, हे बघितलं, याच्यावर ऑलरेडी एक्सपायर डेट तुमची 12/20ची आहे आणि हे असल्या प्रकारचे नवीन स्टिकर मारून हे बघा एक्सपायर डेट 11/21 करून टाकली। बिजली विभाग की दहशत नागपुर वासियों में इतनी बढ़ गई है कि शहर में कड़क लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी बिजली ग्राहक बिजली बिल भरने बिजली सेंटर पर आ रहे हैं। गांधीबाग में पुलिस के घर के बाहर न निकलने के सख्ती के बाद भी लोग बिजली भरने आ रहे हैं। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। जी ज़रूरी है, बिल फिर आता है, बढ़ के लगता है तो भरना ज़रूरी होता है। यानी अगर अभी नहीं भरे तो और लग कर आता है बिल, उसके वजह से आपको भरना पड़ा। जी ज़रूरी है सर, बिल भरना तो ज़रूरी है ना। अगर ना भरे तो फिर वो अपने को मुश्किल हो जाता है। पहले तो लॉकडाउन ऊपर से ब्याज लगता है। यानी लॉकडाउन में लोगों को जिस तरीके से सरकार की तरफ से राहत देना चाहिए, अभी काम बंद है, व्यापार बंद है, उसके बाद भी लोगों ने सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही, पर अपने को बिल तो भरना ही पड़ रहा है। जी लागू है ये, अब वो तो उनको करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते तो अपने को तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है। सरकार के आदेश के बाद ही शहर के व्यापारी अपने व्यापारी स्थापना खोले, कोरोना विषयक सभी नियमों का पालन किया जाए, यह कहना है नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रकाश मिहाड़ी का। क्या कहना है उनका, ये देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं अभी शाम को 11 अप्रैल 2021 को बना रहा हूँ। मुझे आज दिन भर से कई सारे फ़ोन आए कि कल से हमको दुकान खोलना है क्या करके। भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई काम ना करे कि पुलिस प्रशासन और हम आमने सामने आ जाए।
जब तक हमको गवर्नमेंट के तरफ से आता नहीं है कि आपको दुकानें खोलना है, आप कृपा करके दुकानें मत खोलिए। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, कल से परसों भी कुछ एक बहकाने वाले वीडियो आए, ना जाने कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, सिर्फ हमने डिसाइड कर लिया है और आपको दुकानें खोलना है। ये कौन लोग हैं जो नागपुर को बोल रहे, विदर्भ में बोल रहे, ये कौन है? आज के पहले तो ये कभी हमारे पास नहीं आए, आज सडनली ये कहाँ से हमारे माँ बाप बन के आ गए। बिल्कुल गलत बात है, इनको हमारे ऐसा नहीं करना चाहिए और मेरे लोगों को बहकाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमको हमारी दुकानें जब तक शासन प्रशासन का आदेश नहीं आता है तब तक नहीं खोलना चाहिए। और अगर कोई भी आप अपनी दुकानें किसी के भी बहकावे में आके खोल रहे हैं तो उससे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। नाग विदर्भ चेंबर्स की कार्यप्रणाली, हमको हमारा सांकेतिक विरोध दर्ज करना था, हमने जरूर करा, हमने सरकार को बता के करा और बहुत बड़े स्तर पे करा और सरकार तक हमारी आवाजें पहुंची है। लेकिन जो कि आज देख रहा हूं मैं 7200 नागपुर में 7201 कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। यानी हम बॉम्बे, हम 30 लाख पॉपुलेशन, 2.5 करोड़ बॉम्बे को इक्विवेलेंट कर रहे हैं। बॉम्बे 9000 है, हम 7200 कहाँ पर है हम? मुझे 2 दिन रात में और दिन में सिर्फ 2 चीज के लिए फोन आ रहे हैं। मैं रात भर फोन अटेंड कर रहा हूँ, भैया बेड होना, भैया रेमडेसिविर इंजेक्शन होना, कैसे भी करके। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में ना तो बेड है और ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है। ये स्थिति अपने आप में एक बहुत भयानक है। हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। और मैं सरकार से ये भी गुजारिश करता हूँ कि जब हम व्यापारी अपने व्यापार की आपके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, पहले भी हमने हमारे माननीय पालक मंत्री जी के बोलने से, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के बोलने से लॉकडाउन रखा, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग ये लॉकडाउन कर रहे हैं बिल्कुल उचित नहीं है। लॉकडाउन इस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करा है। वहां पर जीवन औषध वस्तु को नाम पर सिर्फ 2 घंटे दूध के लिए परमिशन दी है, सुबह और शाम को। और मेडिकल से संबंधित यानी टेस्टिंग की लैब्स चालू रहेगी, दवाई की दुकानें चालू रहेंगी, हॉस्पिटल, इसके अलावा सब कुछ बंद कर दीजिए। हम हमारा व्यापार बंद करने तो ये चेन टूट नहीं सकती। जिस प्रकार से आप लोगों ने 15 से 20 दिन गवा दिए, ये इस प्रकार से चेन नहीं टूट सकती। कल सोमवार है, कल फिर से आप बोलेंगे निर्बंध है, लॉकडाउन नहीं है, और लोग निर्बंध में पूरे लोग पॉजिटिव लोग बाजार में घूमेंगे। आपको सिस्टम ऐसा करना है, सबको घर में बैठा दीजिए। कोई पॉजिटिव है तो वो अपने घर के अंदर ही वो बाहर आ जाएगा और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इससे मृत्यु दर में भी कम आएंगी और मेडिकल फैसिलिटीज पे भी लोड कम आएगा। धन्यवाद। एक और जहां कोरोना बढ़ रहा है, उस पर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग एलोपैथी दवाई का उपयोग कर रही है, मगर कोरोना पे आयुर्वेदिक इलाज भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का वायरल हुआ है। आइए देखते हैं क्या है वीडियो। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी थी, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनका शरीर कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाता और वो इंसान कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ने लगता है। यह काढ़ा डायबिटीज को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है, इतनी स्ट्रोंग कर देता है कि आपका शरीर वायरस से लड़ने की ताकत पैदा करने लगता है और आपके शरीर पर कोरोना वायरस का कोई असर नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे डायबिटीज है, क्योंकि आज आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। जिसको डायबिटीज है उसकी जिंदगी बचा सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसकी जान बचा दे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं काढ़ा कैसे बनाना है। इसके लिए आपने एक स्टील के बर्तन का उपयोग करना है। अगर आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन हो तो यह काढ़ा और भी ज्यादा गुणकारी बन जाता है। अब हमने इसमें सबसे पहले 1 बड़ा गिलास पानी डालना है, यानी लगभग 300 ml। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना डालना है। मेथी दाना शरीर में नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाता है और शरीर में डायबिटीज के सेल्स को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अगर आप मेथी दाने के पानी का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो 5 से 6 महीने में आपका जो डायबिटीज है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। तो इसलिए इस काढ़े के अंदर हमने मेथी दाने का इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ मेथी दाना आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
इसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ डालनी है। दोस्तों सौंफ हमारे शरीर के डाइजेशन को ठीक करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सौंफ की वजह से हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। अब हमने इसमें थोड़ी सी दालचीनी डालनी है। दालचीनी शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यह शरीर में इंसुलिन बनाती है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों ये तीनों चीजें इसके अंदर डालकर हमने काढ़े को उबलने के लिए छोड़ देना है और आपने इसको तब तक उबालना है जब तक पानी आधा न रह जाए, यानी कम से कम जो आपने 300 ml पानी लिया था जब तक वो 150 ml ना रह जाए, इसको उबलने दें। तो चलिए दोस्तों जब तक ये काढ़ा बनता है हम जान लेते हैं कि इस काढ़े के आपके शरीर के ऊपर और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये काढ़ा आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कोरोना जैसी महामारी के समय में हर व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रोंग होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपको अगर डायबिटीज है तभी आप इस काढ़े का सेवन करें। वैसे भी अगर आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी इतनी हद तक बढ़ जाती है कि आपको तरह तरह के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होते और आप एक निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द को खत्म करे। दोस्तों जोड़ों में दर्द देखा गया है कि वात रोग की वजह से होता है, वात यानी हवा से बनने वाले रोग। लेकिन जो एक काढ़ा है ये आपके शरीर के अंदर जितने भी वात के रोग होते हैं उनको खत्म करता है। आपके जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है उसको खत्म करता है। तो अगर आपको भी जोड़ों के दर्द की समस्या है तो एक बार इस काढ़े का इस्तेमाल लगातार 1 सप्ताह तक करके देखें। कितना भी पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वो जड़ से खत्म हो जाती है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। दोस्तों आंखें कुदरत के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है। इसकी कीमत वही इंसान ज्यादा समझता है जिसके पास ये नहीं होती। तो दोस्तों आप अगर अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय तक इस प्रकृति को देखना चाहते हैं, इस प्रकृति के नजारों को देखना चाहते हैं, इनका अनुभव करना चाहते हैं, तो अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाएं। और उसमें ये काढ़ा आपकी बहुत मदद कर सकता है क्योंकि ये काढ़ा आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, डाइजेशन को ठीक करे। दोस्तों जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए डाइजेशन है उतना जरूरी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक हम जो कुछ खा रहे हैं वो अच्छे से शरीर में हजम नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं, वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। इसलिए शरीर का डाइजेशन ठीक होना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे शरीर में खाया पिया लगे उसके लिए भी अच्छा है। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए आप इस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। 1 सप्ताह में डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों लीजिए, अब हमारा यह काढ़ा बनकर तैयार है। हमने अब गैस बंद करके इसको छान लेना है। आपका डायबिटीज खत्म करने वाला और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा पीने के लिए तैयार है। दोस्तों इसका सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। आप गरम गरम चाय की तरह इसकी चुस्कियां लेकर सेवन करें। अगर ऐसा कोई शुगर का व्यक्ति 5 से 6 महीने तक लगातार कर लेता है तो उसकी डायबिटीज की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है सिर्फ 5 से 6 महीनों के अंदर। और यह 1 से 2 दिन के अंदर ही डायबिटीज को कंट्रोल भी कर लेता है और इसके साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये आपके शरीर के अंदर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि आप कोरोना जैसे रोगों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोरोना है अगर वो इसका सेवन करें तो उनके शरीर में ताकत मिलती है कोरोना के वायरसेस से लड़ने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हाथ जोड़कर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और कहीं भी जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।